नमस्कार। आज हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। ये मशीन लर्निंग का एक ऐसा एरिया है जहां मशीनें खुद ही मतलब बिना किसी लेबल या गाइडेंस के डेटा में पैटर्न ढूंढना सीखती हैं। हाँ, और इसके लिए हम टेक्नोटॉनिक्स के एक लेख को आधार बना रहे हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डेटा में छिपे पैटर्न। हमारा मकसद है कि इस लेख से जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझें, देखें कि आखिर मशीनें ये कैसे करती हैं, कैसे वो बिना बताए ही डेटा में स्ट्रक्चर खोज लेती हैं। हाँ, ये सोचना भी अजीब है। मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा है पर कोई बताने वाला नहीं कि इसमें देखना क्या है। तो यहीं पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आती है ना? ये सुपरवाइज से अलग कैसे हुई, जहां हमें पता होता है कि आउटपुट क्या चाहिए? देखिए, मुख्य अंतर है लेबल का। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम इनपुट के साथ बताते हैं कि सही आउटपुट क्या है। जैसे ये इमेज बिल्ली की है। अनसुपरवाइज्ड में ये लेबल नहीं होते। यहाँ एल्गोरिथम का काम है कि वो डेटा में जो नेचुरल ग्रुप्स या पैटर्न मौजूद हैं उन्हें खुद ही खोजे। ये ऐसा है जैसे डेटा के अंदर छुपे रिश्तों को उजागर करना। अच्छा, तो ये पैटर्न खोजने की कला हुई बिना जवाब जाने। लेख में क्लस्टरिंग का जिक्र है। लगता है ये सबसे आम तकनीकों में से एक है। बिल्कुल। क्लस्टरिंग का आप कह सकते हैं मूल आइडिया है कि समान डेटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करना। सोचिए जैसे आप बिना किसी इंस्ट्रक्शन के बस मिलती जुलती चीजों को अलग अलग ढेरों में लगा रहे हैं। हाँ, समझ गए। इसमें के मीन्स एक काफी पॉपुलर तरीका है। इसमें हम पहले से तय करते हैं कि कितने क्लस्टर मतलब के बनाने हैं। ये तेज है, पर हाँ, इसमें एक बात है कि शुरू में आप क्लस्टर सेंटर कहाँ रखते हैं उससे रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। अच्छा, और वो हायरार्किकल क्लस्टरिंग, वो इससे कैसे अलग है? हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है वो एक पेड़ जैसी संरचना, जिसे डेंड्रोग्राम कहते हैं, वो बनाती है। इसमें डेटा पॉइंट्स धीरे धीरे या तो बड़े क्लस्टर में जुड़ते जाते हैं या फिर एक बड़ा क्लस्टर छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है। इससे हमें अलग अलग लेवल पर ग्रुपिंग देखने को मिलती है। हाँ, और फिर एक डीबीसीएन भी है। ये डेटा की डेंसिटी मतलब घनत्व पर आधारित है। इसकी खास बात यह है कि हमें क्लस्टर की संख्या पहले से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये किसी भी शेप के क्लस्टर ढूंढ सकता है, और जो नॉइज या आउटलायर्स होते हैं ना, उनको भी पहचान लेता है। ये तो काफी दिलचस्प है। तो क्लस्टरिंग डेटा को ग्रुप्स में बांटता है, ठीक है। अब ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, इसका क्या मकसद है? क्या सिर्फ वेरिएबल्स कम करना ही है? सिर्फ वेरिएबल्स कम करना नहीं, बल्कि डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता को कम करना, लेकिन साथ ही उसकी जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे बचाए रखना। सोचिए, अगर आपके पास मान लीजिए सैकड़ों फीचर्स वाला डेटा है, तो उसे समझना या विजुलाइज करना कितना मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इसी को आसान बनाता है। पैटर्न देखना आसान हो जाता है और कंप्यूटेशन भी तेज हो जाता है। इसमें पीसीए का नाम बहुत सुना है। ये क्या करता है असल में? हाँ, पीसीए यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये डेटा में उन दिशाओं को ढूंढता है जहां सबसे ज्यादा वेरिएशन या फैलाव है। ये उन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को निकालता है जिनमें डेटा की ज्यादातर जानकारी होती है, और ये कंपोनेंट्स आपस में लीनियरली अनकोरिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े नहीं होते। अच्छा। ये ऐसा है जैसे डेटा को कम डायमेंशन में निचोड़ लेना, पर उसका जो मुख्य सार है उसे बचाते हुए। और टीएसएनई लेख में लिखा है कि ये विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। टीएसएनई खास तौर पर हाई डायमेंशनल डेटा को 2D या 3D में देखने के लिए बहुत पावरफुल है। ये नॉन लीनियर तरीके से काम करता है और डेटा पॉइंट्स के बीच जो लोकल स्ट्रक्चर है, मतलब आसपास के रिश्तों को, उसको बनाए रखने पर जोर देता है। इससे क्लस्टर अक्सर बहुत साफ दिखने लगते हैं। ओके। और फिर ऑटो एनकोडर्स भी हैं। ये न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। ये पहले डेटा को एक छोटे कंप्रेस्ड कोड में बदलना सीखते हैं, और फिर उसी कोड से ओरिजिनल डेटा को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो बीच का कोड होता है ना, वही कम डायमेंशन वाला रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ गई। तो ये तकनीकें मूल रूप से डेटा को समझने और सरल बनाने में मदद करती हैं। इनके असल दुनिया में क्या इस्तेमाल है? लेख में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, कई सारे हैं। जैसे मार्केट सेगमेंटेशन में ग्राहकों की खरीदारी के पैटर्न के आधार पर ऐसे ग्रुप्स बनाना जो शायद पहले नजर ना आ रहे हों। एनोमली डिटेक्शन में ये बहुत उपयोगी है। एनोमली डिटेक्शन मतलब धोखाधड़ी वगैरह पकड़ने में। हाँ, बिल्कुल। जैसे धोखाधड़ी या नेटवर्क सिक्योरिटी में अजीब पैटर्न पकड़ना।
क्योंकि हमें हर तरह की गड़बड़ी का उदाहरण पहले से पता नहीं होता ना। तो अनसुपरवाइज तरीके क्या करते हैं, वो नॉर्मल पैटर्न से जो अलग हटके उसे पकड़ लेते हैं। ये तो बहुत काम का है। और विज्ञान में, जैसे जीनोमिक्स में, इसका क्या रोल है? जीनोमिक्स में ये उन जीन्स को क्लस्टर करने में मदद करता है जिनके एक्सप्रेशन पैटर्न एक जैसे हों। इससे अंदाजा लगता है कि शायद उनके फंक्शन भी मिलते जुलते हों। रिकमेंडेशन सिस्टम्स में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे हमें ऑनलाइन सुझाव मिलते हैं। हाँ, यूजर्स या आइटम्स को उनकी छुपी हुई समानताओं के आधार पर ग्रुप करके बेहतर सुझाव दिए जाते हैं, भले ही यूजर ने सीधे सीधे अपनी पसंद ना बताई हो। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? मतलब इसमें कुछ मुश्किलें भी तो आती होंगी। हाँ, बिल्कुल आती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है रिजल्ट्स को जांचना। क्योंकि हमारे पास कोई सही जवाब या लेबल तो है नहीं, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि जो क्लस्टर बने हैं वो कितने अच्छे या मीनिंगफुल हैं। सही बात है। और उनको इंटरप्रेट करना, यानी ये समझना कि एल्गोरिदम ने कुछ पॉइंट्स को एक साथ क्यों रखा, ये भी कई बार मुश्किल हो सकता है, खासकर जब डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो। और अगर डेटा बहुत बड़ा हो, तब स्केलेबिलिटी की दिक्कत। हाँ, स्केलेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ एल्गोरिदम, खासकर जो ज्यादा जटिल गणनाएं करते हैं, वो बहुत बड़े डेटा सेट पर धीमे पड़ सकते हैं या फिर उन्हें बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है। तो सही एल्गोरिदम चुनना और उसे ठीक से ट्यून करना, इसमें भी थोड़ा अनुभव लगता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक तरह से डेटा के अनकहे रहस्यों को खोलने का एक शक्तिशाली तरीका है। क्लस्टरिंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जैसी तकनीकों से हम बिना लेबल वाले डेटा से भी काफी कुछ समझ सकते हैं। निश्चित रूप से मार्केटिंग से लेकर बायो इन्फॉर्मेटिक्स तक इसके इस्तेमाल लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत वैल्यूएबल साबित हो रहे हैं। चुनौतियां हैं, पर डेटा में छिपे पैटर्न को खोजने की इसकी जो क्षमता है, वो इसे एआई और डेटा साइंस की तरक्की का एक अहम हिस्सा बनाती है। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जब मशीनें इस तरह बिना बताए ही डेटा में संरचना ढूंढ सकती हैं, तो ये क्षमता हमारे आसपास की दुनिया को समझने के और कौन से ऐसे अनजाने पहलू खोल सकती है जिन पर शायद हमने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया हो।